नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में पूछे जाने वाले इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता है? तो हमारा सही आंसर है सूर्यसेन। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। यह एक क्रांतिकारी थे और एक राष्ट्रीय स्कूल में शिक्षक का कार्य करते थे, शिक्षण कार्य करते थे, जिसके कारण इनको मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। और यह इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। और इसी आर्मी ने जो है चटगांव शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को आक्रमण करके शस्त्रागार को लूट लिया था। इसी घटना को कहा जाता है चटगांव आर्मरी रेड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब हुई थी ये घटना? 18 अप्रैल 1930 को यह घटना हुई थी। और इसमें जो है इनके सहयोगी थे आनंद टेग्रावाल, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वाडेदर सहित जो अब 65 लोग कुल इनके साथ थे जब इन्होंने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था। ठीक है, तो इसमें जो है टेग्रावाल गिरफ्तार कर लिए गए थे, कल्पना दत्त गिरफ्तार हो गई थी, प्रीतिलता वाडेकर ने जो अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि किसने आत्महत्या की थी। और 19 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया था और 12 जनवरी को जो है अभियोग चलाकर 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सज़ा दे दी गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विकल्प घोष का मतलब यहाँ अरविंद घोष से है। ठीक है, अरविंद घोष एक महान राष्ट्रवादी दार्शनिक विचारक थे और इन्होंने भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को भी संचालित किया था। और अलीनगर, ठीक है, अलीनगर या अलीपुर षड्यंत्र केस, अलीपुर है वो, अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है 1908 में जो है इनको भी अभियुक्त बनाया गया था। लेकिन चित्तरंजन दास के, इनके वकील उस समय चित्तरंजन दास थे, तो चित्तरंजन दास के अच्छे वकालत के कारण जो है इनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। और बाद में इन्होंने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया और पुडुचेरी में रहने लगे। वहाँ पर उन्होंने ओरोवले आश्रम का निर्माण किया था। भूपेंद्र दत्त विवेकानंद के छोटे भाई थे, नरेंद्रनाथ दत्त के छोटे भाई थे। और इन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। ठीक है, कब? 1907 में। और इनके साथ जो है बारेंद्र घोष भी थे। बारेंद्र घोष या अरविंद घोष के भाई थे। ठीक है, तो अनुशीलन कभी कभी पूछ लिया जाता है 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी तो किसने किया था? बारेंद्र नाथ घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त ने। हमारा विकल्प डी है प्रफुल्ल चाकी। तो प्रफुल्ल चाकी का नाम जो है आपका किंग्स फोर्ट हत्या का प्रयास जो मुजफ्फरनगर जिले का न्यायाधीश था, जिला न्यायाधीश था, उसकी हत्या का प्रयास जो है उन्होंने 1908 में किया था, उसके ऊपर बम फेंका था। तो प्रफुल्ल चाकी ने बाद में अपनी आत्महत्या कर लिया था। इनके साथ एक खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी की सज़ा दे दी गई थी। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से
प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है एस.सी. बोस। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष हरिजन साप्ताहिक पत्रिका सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? हरिजन, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत हो गया, हरिजन साप्ताहिक पत्रिका होना चाहिए था, ठीक है, सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो यह हमारा सही है विकल्प 1933 में महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था, जो कि साप्ताहिक पत्रिका थी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। रावी नदी के तट पर यह अधिवेशन हुआ था और पहली बार जो है इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। इसी कारण जो है 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रथम बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था, और इसके पहले जो है बंगाल का गवर्नर होता था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदल कर, बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया था, ठीक है। और पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए ही था, लेकिन बाद में जो है इसी एक्ट के तहत जो है उसे मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों पर भी पर्यवेक्षण का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। इसी एक्ट के तहत जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा इम्पे। स्पिट्स का भारत अधिनियम 1784 में आया था। 1813 का चार्टर एक्ट जो है शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो है पहली बार ब्रिटिश सरकार ने जो है ब्रिटिश संसद ने 1 लाख रुपए की धनराशि शिक्षा के खर्च के लिए दिया था। और इसी अधिनियम के द्वारा 1813 के प्रश्न बार बार आता है कि 1813 के अधिनियम में, ठीक है, या चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर, चीन के व्यापार को छोड़कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, के अधिनियम के द्वारा। विकल्प डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है पहला भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। और इसकी जो धारा 87 थी उसके तहत जो है भेदभाव को समाप्त कर दिया गया, और जो 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई थी, उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए की धनराशि कर दी गई। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संसदीय नियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और मुंबई के ऊपर पर्यवेक्षी अधिकार प्रदान कर दिया? तो विकल्प बी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में किस क्षेत्र में अंग्रेजों की नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि पहली बार जो इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि रिलीज की थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न की जांच के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें कुल 3 सदस्य थे, जिनमें से फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू थे और के एम पनिक्कर थे। तो विकल्प बी, एसपी सिन्हा जो है हमारा सही आंसर है। इस समिति के सदस्य एसपी सिन्हा नहीं थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? अगस्त 1953 में, अगस्त 1953 में। इसको जो है SRC रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, SRC रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण, पहले इन्होंने जो है रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी बारानगर में। बारानगर कहाँ पे है? कलकत्ता में है, ठीक है। और इसी बाद में ही जो है इन्होंने बेलूर में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। हमारा अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल का सदस्य नहीं था? तो उसमें कुल 4 सदस्य थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में कुल 4 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, जिनमें से थे जॉन क्लोरिंग, मॉनसन, फिलिप फ्रांसिस वारवेल 4 सदस्य थे। तो आपका हैदर नहीं, तो विकल्प ये हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया है? तो हमारा सही आंसर है मगनलाल गांधी, विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि का परित्याग रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किया गया था? विकल्प बी नाइटहुड की उपाधि इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किया था। इनको जो अंग्रेजों के द्वारा नाइटहुड की उपाधि प्रदान की गई थी, उन्होंने इसे वापस कर दिया। हमारा अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी लॉर्ड रिपन के समय में 1883 में इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, जिसमें यह भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार दे दिया गया था कि किसी यूरोपीय व्यक्ति का मुकदमा वह देख सकते हैं। इसका अंग्रेजी न्यायाधीशों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा काफ़ी विरोध किया गया। कभी कभी इस श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे एक श्वेत विद्रोह जो है लॉर्ड क्लाइव के समय में भी हुआ था भत्ते को लेकर। अगला प्रश्न है, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नाम से घोषित किया? तो हमारा सही आंसर है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, किसे भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है? तो विकल्प रॉबर्ट ब्रूस फुट को जो है भारतीय प्राक इतिहास का जनक कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले जो है 1863 में मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था, जो कि पुरापाषाणकालीन हैंडेक्स था। हमारा अगला प्रश्न है, अधोलिखित संस्कृतियों में कौन पाषाण युगीन संस्कृत नहीं है? सोहन संस्कृत है, सोथी संस्कृत नहीं है, मद्रासियन संस्कृत है और बिंद संस्कृत है। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के या प्राचीन इतिहास के स्रोत के रूप में जो है 13-14 वीडियो बनाया, जिसमें विस्तार पूर्वक जो है वैदिक स्रोतों के विषय में बताया है, साथ ही अन्य स्रोतों के भी विषय में बताया है। तो अगर आप वैदिक कालीन स्रोत पढ़ना चाहते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो हमारे जो है प्राचीन इतिहास की सीरीज को देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें रखे हुए हैं। अगर आप उस वीडियो को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो 7 से 8 प्रश्न आपका सही हो जाएगा, गलत नहीं हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो हमारा सही आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। तो हमारा विकल्प सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृत, यहाँ संस्कृत हो गया, संस्कृत होना चाहिए था, संस्कृत के किस स्थल से युग में समाधान प्राप्त हुआ है? तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है, लोथल से जो है युग में समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, साथ ही साथ वहाँ से गोदीबाड़ा का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मंदिर वैश्यावृत्ति का प्राचीनतम प्रमाण अधोलिखित किस स्थान के गुहालेख में प्राप्त हुआ है? तो यह रामगढ़ के गुहालेख से प्राप्त हुआ, विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है?
तो विकल्प बी गिरनार में। गिरनार का जो अभिलेख है जिसे हम जूनागढ़ अभिलेख के नाम से जानते हैं वह संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण होने वाला पहला अभिलेख है जो कि रुद्र दामन से संबंधित है। किससे संबंधित है? रुद्र दामन एक शक शासक था। हमारा अगला प्रश्न है श्रावस्ती अधोलिखित किस नदी के किनारे स्थित थी? तो हमारा सही आंसर विकल्प बी। श्रावस्ती जो है अचिरावती नदी जिसे हम वर्तमान में राप्ती नदी के नाम से जानते हैं उस अचिरावती नदी के तट पर स्थित थी। हमारा अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन वैदिक आर्यों की प्राचीनतम सभा थी? तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी विदथ जो है आर्यों की प्राचीनतम सभा थी। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किस में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी विनय पिटक। जो आपके त्रिपिटक है उसमें सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक हैं। तो उसमें जो आपका विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म से संघी जो है या संघीय जीवन के जो है विस्तार पूर्वक नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से हमें संघ और विहार में रहकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए और हमारा जीवन यापन कैसा होना चाहिए। अभिधर्म पिटक में कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किस में है? तो अभिधर्म पिटक में है। और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का या शिक्षाओं का संग्रह कहाँ पे है? सूत्र पिटक में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि किसका है? खारवेल का। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है इसे जो है जैन सन्यासी कहा गया है, इसलिए अभिलेखी साक्ष्य के रूप में हाथी गुम्फा अभिलेख हमारा सही आंसर है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएं। ठीक है। एरण अभिलेख, तो एरण अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। ठीक है। एरण अभिलेख जो है बेसिकली जो है यह समुद्रगुप्त का एरण भोगनगर था। ठीक है। और एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त से संबंधित है। थोड़ा सा मुझसे गलत निकल गया, भानुगुप्त से संबंधित है। और इस अभिलेख में पहली बार जो है सती प्रथा का विवरण मतलब सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो है एरण अभिलेख है। इसमें जो है भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी सती हो जाती, इसका विवरण प्राप्त होता है। भीतरीय स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? जिस पे हम लोगों ने कई बार चर्चा किया, कुशीनारा में। कुशीनारा जो मल्लों का राज्य था, बुद्ध को महापरिनिर्वाण वहीं पर प्राप्त हुआ। हमारा अगला प्रश्न है बौद्ध काल में कुल कितने गणराज्य थे? तो हमारा सही आंसर है बौद्ध काल में कुल 10 गणराज्य थे। उसमें जो है कपिलवस्तु का शाक्य है, पहला है कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक। सुमसुमार गिर के भग्ग, सुमसुमार गिर के भग्ग हैं। अलकप के बुल हैं, 3 हो गया। चौथा आपका है केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कालाम। ठीक। इसके बाद है आपका रामग्राम के कोली, रामग्राम के कोली। यही कोली गणराज्य की राजकुमारी थी महात्मा बुद्ध की माता। ठीक। इसके बाद है कुशीनारा के मल, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पावा के मल। इसके बाद है आपका 7 हो गया पिप्पलवन, पिप्पल वन के मोरी, पिप्पल वन के मोरी, वैशाली के लिच्छ और मिथिला के विदेह। यह कुल 10 गणराज्य थे बौद्ध काल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था? तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 399 ईस्वी में आया था और लगभग 414 ईस्वी तक भारत में रहकर
अपना बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया और भारत विषयक संस्कृति के विषय में, भारत विषयक राजनीतिक अवस्था के विषय में उसने विस्तार पूर्वक वर्णन दिया है। और उसके ग्रंथ का नाम है फोओकी। हमारा अगला प्रश्न है, यूनानी विवरणों में अधोलिखित किसको एंड्रोकोटस नाम दिया गया है? तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया गया है। और जो एंड्रोकोटस नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, वह एप्पियानस और प्लूटार्क के द्वारा दिया गया है। ठीक। और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था, यूनानी पुराणों में ही प्राप्त होता है सेंड्रोकोटस। तो सेंड्रोकोटस नाम जो है स्ट्रैबो, एरियन, जस्टिन, इन लोगों ने दिया है। ठीक। इसके बाद सेंड्रोकोप्टस भी एक नाम इनका प्राप्त होता है, सेंड्रोकोप्टस। ठीक है। तो सेंड्रोकोप्टस नाम जो है नियार्कस ने दिया था। नियार्कस जो है किसने दिया है? नियार्कस। इसके बाद हमारा तीसवां एवं अंतिम प्रश्न है, मगध साम्राज्य का पहला शिकार कौन बना था? तो मगध साम्राज्य का पहला शिकार जो है अंगराज्य बना था। तो इस प्रकार से मित्रों मैंने इस वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को रखा था, जो कि आपके टीजीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ पीजीटी हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, असिस्टेंट प्रोफेसर एंशिएंट हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हुए इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।